बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ शहर में मुन्नी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह स्वभाव में बहुत लालची थी। एक बार जब वह बाजार में सामान लेने के लिए जा रही थी, तब उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ही अच्छी ड्रेस और बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पहनी हुई है। जब मुन्नी की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वह उस लड़की को देखते ही रह जाती है। वाह, इस लड़की ने कितनी सुंदर ड्रेस और ज्वेलरी पहन रखी है। काश मुझे भी ऐसी ड्रेस और ज्वेलरी नसीब होते। मुन्नी यह सोचते सोचते सामान लेकर अपने घर आती है। एक बार उस शहर में एक जादूगरनी जादू दिखाने के लिए आती है। मुन्नी भी अपने माता पिता के साथ जादू देखने जाती है। जादूगरनी के पास एक जादुई फ्रॉक रहती है जो लाल रंग की है। जब जादूगरनी उस फ्रॉक को अपने शरीर पर डालती है तो उसका रंग सुनहरा हो जाता है और वह देखते ही देखते जादूगरनी गायब हो जाती है। उसका यह जादू देखकर वहाँ बैठे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। यह फ्रॉक तो बहुत कमाल की है। इसको पहनने पर यह जादूगरनी अदृश्य हो जाती है। अगर यह फ्रॉक मेरे हाथों में आ जाए फिर तो मजा आ जाएगा। मुन्नी के दिमाग में फ्रॉक को चुराने का विचार आता है। जब जादूगरनी दूसरा जादू दिखाने लगती है तब मुन्नी धीरे से जाकर जादूगरनी की वह फ्रॉक चुरा लेती है। घर आने पर मुन्नी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उसको पहनकर आईने के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस फ्रॉक के पहनते ही उस फ्रॉक का रंग फिर से सुनहरा हो जाता है और कुछ ही देर में मुन्नी गायब हो जाती है। फ्रॉक का यह जादू देखकर मुन्नी बहुत खुश होती है। अब तो इस फ्रॉक से मैं बहुत सारी चीजें हासिल कर सकती हूँ। अब इस जादुई फ्रॉक की मदद से मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगले दिन जब मुन्नी सुबह सोकर उठती है तो उसकी माँ उसे खाने के लिए नाश्ता देती है। मैं तो रोज रोज माँ के हाथ का नाश्ता खाकर पक गई हूँ। आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है, पर मुझे तो कुछ अच्छा बनाना नहीं आता। क्या करूँ? तभी अचानक उसको अपने जादुई फ्रॉक की याद आती है। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो मेरे पास जादुई फ्रॉक भी है। अब मैं उसको पहनकर किसी अच्छी जगह पर जाकर कुछ अच्छा खा आती हूँ। मुन्नी वह जादुई फ्रॉक पहनकर कुछ अच्छा खाने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक हलवाई दिखता है जो गर्मा गर्म जलेबियाँ और पकोड़े बना रहा होता है। उसे देखकर मुन्नी के मुंह में पानी आने लगता है। अब मैं इस हलवाई की दुकान पर जाकर इसके गरम गरम जलेबियाँ और पकोड़े खाऊंगी और हलवाई मुझे देख भी नहीं पाएगा। मुन्नी जादुई फ्रॉक पहनकर हलवाई की दुकान पर जाकर गरम गरम जलेबियाँ और पकौड़े खाने लगती है। अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म जलेबियाँ और पकौड़े खाकर मजा ही आ गया। जब मुन्नी का पेट भर जाता है तो वह अपने घर आती है। अगले दिन मुन्नी उस जादुई फ्रॉक को पहनकर कपड़े की दुकान में जाती है। उस जादुई फ्रॉक को पहनने के बाद मुन्नी को अब कोई नहीं देख पाता। मुन्नी उस दुकान के अंदर जाकर अपने पसंद के बहुत सारे कपड़े लेकर अपने घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद मुन्नी दुकान से चुराए हुए कपड़ों को पहनकर देखती है। कपड़े मुन्नी पर बहुत ही सुंदर दिख रहे होते हैं। अरे वाह, इन कपड़ों को पहनकर तो मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मगर अभी थोड़ी कमी लग रही है। मुझे सुंदर दिखने के लिए मेकअप की भी जरूरत है। मेकअप लगाने के बाद मैं और सुंदर दिखूंगी। अब यह मेरा जादुई फ्रॉक धीरे धीरे मेरे सारे सपने पूरे करेगा और मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। मुन्नी जल्दी से जादुई फ्रॉक पहनकर मेकअप की दुकान पर जाती है और उस दुकान से ढेर सारे महंगे महंगे मेकअप का सामान लेकर घर आ जाती है। अरे वाह, ये मेकअप लगाने के बाद मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। यह तो कमाल हो गया। सब कुछ ठीक है, मगर मेरे पास तो कोई महंगी अच्छी हैंडबैग नहीं है। मुझे अच्छी सी हैंडबैग लेनी होगी। अगले दिन मुन्नी वह जादुई फ्रॉक पहनकर एक दुकान में हैंडबैग लेने के लिए जाती है। उस दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे और महंगे हैंडबैग दिखते हैं, जिसमें से एक बहुत सुंदर हैंडबैग उसे पसंद आता है और वह उस हैंडबैग को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद मुन्नी अपने पास चोरी करके लाया हुआ ड्रेस, मेकअप, हैंडबैग सब देखकर बहुत खुश होती है। अब तो मेरे पास सब कुछ हो गया। अब तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जब मैं ये सब पहनकर घर से बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे देखते रह जाएंगे। मगर अभी भी मेरे पास एक चीज की कमी है। मेरे पास कोई अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है। मुझे कल ही किसी अच्छे ज्वेलर की दुकान से पहनने के लिए ज्वेलरी लानी होगी। उधर जब जादूगरनी को उसका जादुई फ्रॉक नहीं मिलता तो वह अपनी जादुई शक्तियों से
अपने जादुई फ्रॉक को ढूंढने लगती है। जब उसे पता चलता है कि मुन्नी ने उस जादुई फ्रॉक को चुरा लिया था, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो इस लड़की ने उस दिन मेरा जादुई फ्रॉक चुरा लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मजा चखाती हूँ। दूसरों की चीजें चुराने का क्या नतीजा होता है। अगले दिन मुन्नी ज्वेलरी की दुकान पर जाती है और वहाँ से अच्छे गहने देखकर अपने पास रख लेती है और दुकान से बाहर निकलने लगती है। मगर इस बार मुन्नी की जादुई फ्रॉक का जादू उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से उस जादुई फ्रॉक को पहनने के बाद भी लोग उसे देख पा रहे होते हैं। यह बात मुन्नी को पता नहीं थी कि वह इस बार जादुई फ्रॉक पहनने पर गायब नहीं हुई, बल्कि उसे एक दुकान के सारे लोग देख रहे हैं। जब दुकान के लोग मुन्नी को ज्वेलरी लेकर भागते हुए देखते हैं तो वो जल्दी जाकर मुन्नी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ उस दुकान का मालिक आ जाता है। अरे ओ लड़की, मेरे दुकान से ये सब ज्वेलरी लेकर तुम बिना पैसे देकर कहाँ भाग रही हो? मेरे दुकान से चुराई हुई सारी ज्वेलरी जल्दी से दे दो, नहीं तो तुम बहुत मार खाओगी। जादुई फ्रॉक पहनने के बाद भी लोग मुझे कैसे देख लिए। इस बार तो मैं इस जादुई फ्रॉक की वजह से बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? फिर मुन्नी दुकान के मालिक से झूठ बोलकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी दुकान पर ज्वेलरी खरीदने के लिए आई थी, मगर मैं गलती से पैसे घर पर ही भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इन ज्वेलरीज को रख लीजिए। जब मैं घर से पैसे लेकर आऊंगी तब मैं ये खरीद कर ले जाऊंगी। मुन्नी की ऐसी बातें सुनकर दुकान का मालिक उसे छोड़ देता है। उसके बाद मुन्नी जान बचाकर किसी तरह अपने घर पहुंचती है। बाप रे, आज तो मार खाते खाते बच गई। अगर मैंने इस तरह बात नहीं बनाई होती तो वह दुकान का मालिक तो मुझे बहुत पीटता। आज तो इस जादुई फ्रॉक की वजह से मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाली थी। अब से मैं इस जादुई फ्रॉक को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा था। यह सब उसका ही नतीजा है। लोग सही कहते हैं, लालच करना बुरी बात है। उस दिन के बाद से मुन्नी उस जादुई फ्रॉक को कभी हाथ नहीं लगाती और अपने मन से लालच का भाव निकालकर खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। जादुई चक्की। एक गांव में बद्री नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बेटे बैजू के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ले देकर एक कजरी गाय थी। बद्री दिन रात मेहनत करता था। चंपा गांव के ठाकुर उदय प्रताप के घर में काम करती थी। जो कुछ मिलता उसी से उनका खर्च चलता था। गाय का दूध बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी हो पाती थी। उनका पड़ोसी मुकुंदी लाल बहुत आलसी और कामचोर था। वो उनसे जलता था। कई बार उनकी गाय अपने बाड़े में हाँकने की कोशिश कर चुका था। बैजू को अपनी गाय से बहुत प्रेम था। वह उसकी देखभाल करता था। सुबह सुबह ही चराने ले जाया करता। गांव के पोखरे में कभी कभी नहलाता भी था। उसे जब भी कोई तकलीफ होती उसके कान में बोल देता। एक दिन जब वो गाय के खूंटे के पास गया तो गाय गिरी हुई पड़ी थी। उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुकुंदी लाल अभी अभी वहाँ से निकला था। अरे उठो ना कजरी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। गाय नहीं उठी। माँ बापू, देखो हमारी कजरी को क्या हो गया। अभी मैंने मुकुंदी लाल काका को गाय के पास से जाते हुए देखा था। दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मुकुंदी लाल ने ही गाय को कुछ खिला दिया है, पर कर ही क्या सकते थे। बैजू ने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब वो सोया तो उसके सपने में कजरी गाय आई। बैजू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुम एक दूसरी गाय खरीद लो। क्या मजाक कर रही हो? अपने खाने भर का तो जुटता नहीं, गाय कहाँ से खरीदे? तुम लोगों ने जंगल में जहाँ मिट्टी के नीचे मुझे दबाया था वहाँ जाकर देखो, एक चक्की पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। चक्की में एक मुट्ठी कोई अनाज डाल देना और कहना, चल रही चक्की ठमक ठुम, वो अपने आप ही अनाज देती जाएगी जो तुम इसमें डालोगे। ध्यान रहे, बिना एक मुट्ठी अनाज डाले चक्की कभी मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा बर्तन भर जाए तो कहना, रुक जा रे चक्की, ले ले दम। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो चलती ही रहेगी। बैजू उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली, देखा तो सवेरा हो गया था। बैजू तुरंत जंगल की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच कजरी गाय की बताई हुई जगह पर चक्की रखी थी।
वो उसे उठाकर ले आया और एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर चक्की रख दिया और एक बड़ा सा घड़ा लाकर रख दिया। फिर एक मुट्ठी चावल लाकर उसमें डाल दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की चलती रही, पूरा घड़ा भर गया। उसने कहा, रुक जा रही चक्की, ले ले दम। चक्की रुक गई। माँ, बापू, ये देखो हमारे पास जादुई चक्की है। चंपा और बद्री आए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कहाँ से लाया और इतना सारा चावल कहाँ से आया? बैजू ने उसे अपने सपने की बात बताई। ला मैं भी देखूं तो सही। चंपा जाकर एक मुट्ठी गेहूं ले आई। उसने भी वैसा ही किया। चक्की चलती रही और गेहूं निकलता रहा। अरे बैजू, क्या बोलना था? बोल जल्दी, नहीं तो पूरा भर जाएगा। बैजू ने चक्की को रोक दिया। सब बहुत खुश थे। अब उनके पास अनाजों का ढेर लग गया। बद्री रोज बाजार जाकर अनाज मंडी में अच्छे दामों पर अनाज बेच दिया करता। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। खूब मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उनके पास बहुत धन दौलत हो गई। उन्होंने बड़ा सा घर लिया, उसमें गौशाला बनवाया। मुकुंदी लाल से उनकी उन्नति देखी नहीं जाती थी। उसे तो खलबली मची रहती थी कि बद्री की तो गाय भी मर गई और इसके बाद भी ये कैसे इतना अमीर हो गया। एक दिन मुकुंदी लाल ने कहा, अच्छा बद्री भैया, कहाँ से गड़ा हुआ धन मिल गया? जरा हमें भी तो बता देते, हम भी तुम्हारी तरह कुछ धन दौलत कमा लेते। मुकुंदी लाल, हमने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी करतूतों से अनजान हैं। जिस दिन मुंह खुल जाएगा उस दिन गांव वाले तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। हटो मेरे सामने से। बड़ा घमंड हो गया है इसे। मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू के बोलते ही चल रही चक्की ठमक ठुम उसमें से चावल निकलने लगा। वो आधी बात सुनकर ही भागा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चक्की में एक मुट्ठी अनाज भी डाला गया था। किसी तरह इस चक्की को मुझे हटियाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन जब बद्री और बैजू बाजार गए थे और चंपा गौशाला में खड़ी थी, तभी वो घर के भीतर चुपके से गया और उसकी चक्की उठा लाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन, जल्दी से मेरे साथ चल, कुछ जरूरी सामान ले ले। हमारे पास जादुई चक्की है। हम ठाठ से किसी शहर में रहेंगे और अमीर हो जाएंगे। मुझे भी तो दिखाओ कैसे चलती है ये जादुई चक्की। मुकुंदी लाल ने तुरंत ही चक्की में बिना अनाज डाले ही उसे चला दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की ने 3 बार घुर्र घुर्र किया और अचानक उसका घर हिलने लगा। घर की सारी दीवारें थोड़ी ही देर में गिर गई। चक्की अपने आप बद्री के घर ठुमकती हुई पहुंच गई और मुकुंदी लाल और उसका परिवार मलबे में दबकर चिल्लाने लगे, अरे अरे कोई बचाओ, हम बर्बाद हो गए, जल्दी निकालो वरना हम मर जाएंगे, बचाओ। चंपा ने देखा कि मुकुंदी लाल का घर गिर गया है तो वो भागी हुई गई। तब तक बद्री और बैजू भी आ गए। किसी तरह से उन्होंने मलबे से उन्हें बाहर निकाला। बद्री भैया, हमें अस्पताल ले चलो वरना हम मर जाएंगे। दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। जब मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस आए तो मुकुंदी लाल ने कहा, बद्री भैया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आए हो भाई? मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी ने शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। बद्री और उसके परिवार वाले नेक दिल थे। उन्होंने सबको माफ कर दिया और कहा, सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, अब से सुधर जाओ। दोनों परिवारों का मेल हो गया। अब मुकुंदी लाल भी बद्री के साथ उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। जादुई चक्की ने उनका जीवन बदल दिया। सोनपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक रेनू नाम की औरत से शादी की। रेनू सोनम की सौतेली माँ बन गई और रेनू की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये सोनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसका बाप जिंदा है हम इसे घर से ही नहीं निकाल सकते। तुम ठीक कहती हो माँ, एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं
और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति सोनम और उसके बाप को मारकर उनकी दौलत पर कब्जा करने की बातें करते हैं। अगले दिन सोनम को देखने के लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आकाश की खूबसूरती को देख स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगी। लेकिन तभी आकाश और उसके घर वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं उस सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सोनम को अब पता चल जाता है। अगले दिन रेनू पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे, जिससे बदसूरत बना जाता है। ध्यान रहे, एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल रेनू को जादुई क्रीम देकर चली जाती है। रेनू अगले दिन सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम दे देती है। बेटी, ये क्रीम मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना। सोनम को जादुई क्रीम देकर रेनू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। स्वाति, चलो माँ, हम तैयार होते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी रेनू को छींक आती है, फिर स्वाति को भी आती है। दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। तभी सामने से सोनम भी अपने पिता के साथ आती है। ये हम दोनों को छींक क्यों आ रही है? मुझे भी नहीं पता। दोनों जैसे ही हाथ मुंह पर से हटाते हैं तो सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों की नाक किसी टमाटर जैसे गोल गोल हो जाती है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग हम पर? स्वाति गुस्से में बोलती है। तभी देखते देखते उसका चेहरा काला पड़ जाता है। रेनू के हाथों के नाखून अपने आप बड़े और गंदे होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल जैसे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा काला क्यों पड़ गया? पता नहीं बेटी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनम कहती है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारी जादुई क्रीम को तुम्हारे मेकअप क्रीम के साथ बदल दिया था। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए, अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो तुम माँ बेटी मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाती है और फिर सोनम और आकाश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी साथ रहते हैं।